charge density lambda 1 lies in a plane at right angles to each other, lies in a plane at right angle to each other, lies in a plane at right angles to each other. The separation between the wires is R naught. The separation between the wire is R naught. Determine the force of interaction between the wires. Determine the force of interaction between the wires. इलेक्ट्रिक फोर्स का सवाल है. वीपी की पब्लिक कमी होते चली जा रही है, बुरा हो रहा है. वो नहीं आया नमीर, कौन बोला था आएगा, तो आया क्यों नहीं? मैट में क्या बार 150 रख दूं क्या? जो मैट में 150 प्लस होंगे वही एडवांस में बैठे. कर देना चाहिए. नहीं 150 ना सीधा, क्योंकि सेफ साइड खेलो ताकि हमेशा क्वालिफाई किए रहो मेंस. सवाल समझा है तुम लोगों को? अब देखो ऐसे है ना, जो तुम टॉपिक पढ़े हो उससे बाहर का टॉपिक नहीं होगा तो तुम ये नहीं बोलोगे कॉन्सेप्चुअली हमारा नहीं हो पा रहा है. जो एडवांस के अच्छे क्वेश्चंस हैं जो क्लास में मेरे पास एक वो है कि मैं नहीं करा सकता, वो टॉपिक के क्वेश्चंस मैं यहाँ करा दिया करूँगा. आपको क्या है? एक मिनट रुक जाओ यार. लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. हाँ वही बाई 2 है ना. हाँ ठीक है. लॉग बेस ई 1, हाँ ln ऑफ 1 प्लस एल बाई आर नॉट. हाँ वेरी गुड, सही है. तू लिखा है? अरे आधा लिखा हूँ. सेपरेशन बिटवीन वायर्स. A segment of a charged wire of length L and charge density lambda 2. A segment of a charged wire of length L, charge density lambda 2, and an infinitely long charged wire, and an infinitely long charged wire, charge density lambda 1, charge density lambda 1, and infinitely long charged wire, charge density lambda 1 लिखा, lies in a plane at right angles to each other, lies in a plane at right angles to each other. Separation between the wire is R naught. Calculate force of interaction. वही सवाल दिया दोबारा से जो नहीं लिखे थे उनके लिए. देखो अब ये सवाल आना चाहिए था. क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है इस तरह से, चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है, एक वायर यहाँ रखा हुआ है, चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा 2, ये लेंथ है एल, और इनके बीच का ये सेपरेशन दिया है तुम्हें आर नॉट. तुम्हें पूछा है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा. हमें ये तो पता है कि हर एक पॉइंट पे अगर मैं जाता हूँ तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी. इसको एक अलग मानो, पहले ये इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कितना होता है 2k लैम्डा बाई आर, लैम्डा बाई डी बेसिकली. तो यहाँ डी और आर कुछ भी मान लो,
तो अब मुझे पता है हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो रॉड के इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, क्या हर पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? फील्ड अलग अलग हुआ तो क्या फोर्स भी अलग होना चाहिए? कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल से सवाल थे ये। एक्स पे जाओ, dx का यहाँ एलिमेंट ले लो, इसका चार्ज हो जाएगा लैम्डा 2 dx, और इस छोटे से पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा 2k लैम्डा 1 बाई एक्स। तो छोटा सा जो फोर्स आएगा वो छोटा सा फोर्स कितना आएगा? QE। Q की वैल्यू है लैम्डा 2 dx, 2k की वैल्यू उन्होंने k ना लिख के एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में दिया है, तो लैम्डा 1 बाई एक्स यही बनेगा। 2 2 जा 4, तो छोटा सा df आया है अपना लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dx बाई एक्स। अब जरा देखो, अगर मैं एलिमेंट चेंज करूंगा तो भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग, दैट इज वाई डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर मैं रॉड को यहाँ 30 डिग्री पे रख देता तो आपको कंपोनेंट लेके करना पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही होती। तो इसको इंटीग्रेट करना है। x की लिमिट कहाँ से? r0 से कहाँ तक? r0 प्लस एल तक। बस हो गया, सवाल खत्म। ये तो करना चाहिए था भाई। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln क्या होगा ये? r0 प्लस एल बाई r0, या ये आ गया लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 1 प्लस एल बाई r0। जब भी तुम्हें दोनों ऐसे दिख जाए कि दोनों ही वेरिएबल हैं, तो आपको इस तरह से इंटीग्रेट करके करना चाहिए। अब देखो, इसमें यही लेवल रहने वाला सबसे लो लेवल का क्वेश्चन है। मैं लेवल ऐसे ही रखूंगा, इसके ऊपर ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया तो मुझे पता है क्या पढ़ाया है मैंने मेंस के लेक्चर में, तो उसको रिवाइज करके आओगे तभी आएगा। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस करे हो ना, कि करवाऊं? करने का मन है तो एक कर लो, कुछ नहीं यार, वही रॉड लूंगा मैं, उसमें लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट एक्स डाल दूंगा। इंटीग्रेशन में एक और वेरिएबल आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो। देखो, तुम लोग खाली लॉजिक लिखो, आंसर लिखो, बाकी सॉल्व खुद करो अगर तुम्हें एडवांस के लेक्चर का फ़ायदा चाहिए तो। ऊपर देख देख के बार बार सॉल्व मत करो, एक बार देखो क्या लॉजिक लगाया, खुद सॉल्व करो, आंसर मैच करो। ये तो लिखा रहेगा, नया क्वेश्चन लिख लो, ट्राई कर लो। कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वॉल्ड सॉरी। अच्छा ये बताओ, ये इस पे कास्ट हो जाएगा क्या? कैसे होता है ये? iOS है ना? अब वाईफाई कहाँ से ढूंढूंगा? सारंग नहीं है ना? अरे वो नया आया ना अभी। सर इसमें डीएफ में लैम्डा 2 3x से मल्टीप्लाई लैम्डा 2 3x। अरे x क्या होता है? ये छोटा सा d हो गया। f क्या होता है? सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ना इस पॉइंट पे, dq इंटू ई। तो dq की वैल्यू तो यही है ना रॉड पे। कैसे करोगे? कैसे करोगे वो सवाल? क्यों करोगे? नहीं कर सकते, क्यों ही करना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो तो बताया था तुम्हें उस क्लास में, तुमने सवाल पूछा था कि के क्यू और Q2 बाई आर स्क्वायर तब नहीं करते जब मेरे पास स्कोप ही ना हो, दोनों ही अवेरिएबल दिए हों, तो तब क्यू ही से करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मिल रहा है तो।
consider a uniformly charged thin walled right circular cylindrical shell. क्वेश्चन लिखो, consider a uniformly charged thin walled WALLED right circular cylindrical shell, thin walled right circular cylindrical shell, right circular cylindrical shell having total charge plus q, having total charge plus q, radius r and length L. Determine the electric field at a distance d from the right side of the cylinder, as shown in the figure. क्या क्या दिया है इसमें, L और R दिया है ना। आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। हाँ, अब ये शेल का मतलब क्या है, हॉलो है ना, एलिमेंट रिंग हो जाएगा। बस अब खुद करो। देखो देखो, थिन सिलेंड्रिकल सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेल बोला है ना, इस पॉइंट पे चाहिए आपको। तो आप क्या देखोगे कि ये जो सिलेंडर पूरा देख रहे हो, इस सिलेंडर की वजह से क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ये शेल का मतलब है हॉलो सिलेंडर है। ऊपर से ऐसे देखोगे तो पूरे ऐसे सिलेंड्रिकल रिंग दिखेगी, तो ऐसे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। रिंग हैविंग थिकनेस L, ऐसा मान लो ये एक रिंग दिखेगा जिसकी थिकनेस कितनी है L, ऐसे रिंग है, और ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। अब चूंकि रिंग में थिकनेस है तो इसका मतलब है रिंग के अलग अलग पॉइंट से फील्ड अलग अलग आएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहीं से भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ से लेने पे कन्वीनियंट रहेगा अपने लिए। X पे जाओ, यहाँ dx थिकनेस की एक रिंग ले लो। अच्छा, इस रिंग का रेडियस कितना रहेगा, r ही रहेगा। इस dx थिकनेस पर अगर टोटल रिंग पर चार्ज कितना है, टोटल रिंग पर चार्ज क्यों दिया है। अच्छा बताओ, ये थिन सिलिंड्रिकल शेल है तो लैम्डा सिग्मा रो क्या डिफाइन करोगे, सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन क्यों आया, टू पाई R कितना है, ठीक है। एलिमेंटल रिंग जो इस पे चार्ज आएगा dq, वो कितना होगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ dA। तो सिग्मा कितना आया, q बाई 2 पाई r l, dA लिखोगे तो 2 पाई r dx। ये 2 पाई r मर गए, q बाई l इंटू dx। भाई देखो, थोड़ा थोड़ा सा ना सोचना तो पड़ेगा। ये सब टॉपिक कर चुके हो ना, कुछ नया तो नहीं बता रहा हूँ ना, बस उसके क्वेश्चंस थोड़े लॉजिकल आ गए। अभी तुम्हें एलिमेंट लेना वही है जो हम कर चुके हैं। अब यहाँ डायरेक्ट एलिमेंट नहीं था, सोच के एलिमेंट लेना था। अब आगे देखो, ये आ गया dq। ये क्या, dq इस पॉइंट पे। अब ये पॉइंट अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये पॉइंट इसके एक्सिस पे आ गया है। अगर ये कौन सा व्यू देख रहे हो, साइड व्यू ना, तो ये ऐसे ही इसका एक्सिस वाला पॉइंट हो गया। लेकिन अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो ये लाइन ऐसे दिखेगी, कितनी दूर है मेरे एलिमेंट से वो पॉइंट P, एलिमेंट से कितनी दूर है, x दूर है। तो क्या ये ऐसे इधर हमारा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, K Q
x बाई अब ना जब भी आंसर तुम्हें देगा, तुमने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे तो देखे होंगे आप लोग कि के लिख के देता नहीं है, 1/4πε0 लिख देता। आंसर मैच करने के लिए कर लिया करो, के भी लिखोगे लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देना यार, वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता। डी क्यू कितना है, Q/L x dx अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि जितनी भी रिंग लोगे सबकी डायरेक्शन एक ही आने वाली है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो यहाँ से चालू हो रहा है D से और जाएगा यहाँ तक D+L तक, तो लिमिट आ गया D से D+L। सॉल्व कर लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है Q/4πε0L। अच्छा ऐसे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी। अब हमने ये डिस्क में आपको कराया था कि जब ऐसे मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाते हैं तो आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहिए। जब ऊपर मतलब डिवीजन रूल जैसा कुछ देखने लगे तो आप सब्स्टिट्यूशन से आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ, ये सवाल तो कराया भी है वैसे, कि r² + x² को जब भी कुछ मानो तो ट्राई करो कि ये जो पावर है वो फ्रैक्शनल न रह जाए, वो कंप्लीटली नॉर्मल पावर में आ जाए। तो नॉर्मल पावर में आने के लिए क्या करना होगा, आपको t² मान लेना चाहिए। तो r तो मेरा कांस्टेंट है, तो क्या यहाँ से आएगा 2x dx = 2t dt। ये कैंसिल हुआ तो क्या है, x dx की वैल्यू t dt। अब मैं लिमिट ऐसे डायरेक्टली लिखूंगा, मैं वहाँ लिखने नहीं जा रहा हूँ, लिमिट आप समझ जाओ। x dx की जगह में रखा t dt तो नीचे आ जाएगा t3। और लिमिट क्या रखोगे, लोअर लिमिट कितनी है d, x की वैल्यू जब d रखोगे तो t आएगा √r² + d²। x ही तो वेरिएबल है ना, लोअर लिमिट के लिए x की जगह d रखा, अपर लिमिट के लिए x की जगह d+L रखना होगा, तो ये लिमिट बन जाएगा √r² + ये मैथ्स था प्रॉपर, तो ये t² बन गया, e की वैल्यू आ गई -1/t, और जो बाहर लिखा हुआ था उसको अलग से मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, वो लिखा नहीं मैंने। तो Q/4πε0L और ये आएगा -1/t, लिमिट क्या होगा 1/ लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, खत्म। बताओ इसमें क्या रॉकेट साइंस था जो आपको नहीं समझा। बताओ, ये क्लास का क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, आप रिंग की वजह से निकाले थे, इसमें मल्टीपल रिंग बनते हुए दिख रहे हैं। अब इसी सवाल को थोड़ा और आगे ले चलते हैं, इसी का दूसरा पार्ट। बहुत टफ लग रहा हो बताना, मैं कोई लेवल थोड़ा आसान कर दूंगा अभी। क्या होता था, तुम बताओ, कब तुम्हें ड्राइव कर रहे हो, याद करने बोला है ना ये। σ/2 ε0 1 - cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू x/√x² + r²। अरे ये डिस्क का ऐसे तुम्हें याद रखना चाहिए, क्योंकि नहीं याद रखोगे तो पेपर में आ गया ना तो ड्राइव ही करते रह जाओगे वही। इस पे सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिस्क का σ/2 ε0 1 - cos थीटा, और थीटा ये है। इतना पार्ट आपको याद होना चाहिए, फार्मूले की तरह याद रखोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए। अभी जो सवाल दिया है वो ऐसे है, और पगले अभी इतनी देर से मैं तुम्हें बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, तो सुना ही नहीं, तो डिराइव करने के पीछे पड़ा हुआ है, अलग मंद बुद्धि हो गया है। चलो, तो इस पे टोटल चार्ज Q है अगर, तो मुझे इस पे रो डिफाइन करना पड़ेगा। रो की वैल्यू होगी Q/πr²L।
और हमें पूछा है कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली x पे जाके वही तुम्हें फिर से अब डिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 3D को 2D में बांटते हैं। ये एक सॉलिड स्फीयर जैसा दिखेगा, उसको डिस्क में तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ गया मैं, ऐसे dx थिकनेस की एक डिस्क ले लिया। अब देख लो ये तुम्हारे लायक लेक्चर है कि नहीं है। मतलब अगर तुम जितने भी आज सवाल करोगे उसमें से एक भी नहीं कर पा रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पहले मेंस पे अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि अननेसेसरी तुम्हारे मेंस एडवांस के चक्कर में मेंस भी गड़बड़ ना हो जाए ना। तो अगर जितने सवाल मिले उसमें से एक भी ना हुए तो पहले फोकस करो मेंस के ऊपर, क्योंकि एडवांस में जब भी सवाल आएंगे डायरेक्ट सवाल तो आपको नहीं मिलेंगे, आपको इंटीग्रेशन तो 80% सवालों में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा करोगे तो मज़ा आएगा। ये x पे जाके dx का एलिमेंट लिया। अब यहाँ पे dq क्या लिखोगे? छोटा सा डिस्क पे चार्ज होगा, क्या वो रो टाइम्स ऑफ dv होगा? हाँ वही बोला, लेकिन लिख कुछ और दिया, रो टाइम्स ऑफ dv। तो रो की वैल्यू कितनी है? अच्छा, इस डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा? तो ये कैंसिल हो गया, तो dq की वैल्यू आई है। या मैं ऐसे यार, क्योंकि मुझे सिग्मा चाहिए रहेगा ना, तो मैं ये लिखता ही नहीं हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ q बाई रो की वैल्यू पाई आर स्क्वायर एल, इसको मैं लिख देता हूँ dA इंटू dx। वॉल्यूम को मैंने एरिया इंटू ये लिख दिया। तो dq बाई dA की जो वैल्यू आई है यही, हाँ क्योंकि ये हर जगह बराबर है। क्यों लिखा? 2 पाई आर डी आर क्यों होगा? रिंग थोड़ी है वो। तो q dx बाई पाई आर स्क्वायर एल, और यही वैल्यू तुम्हारी सिग्मा की हो गई। अब सिग्मा मिल गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, और कहीं भी एलिमेंट लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आने वाला है। तो छोटा सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। और कॉस थीटा के, अब क्योंकि यहाँ पे थीटा डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, तो x बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिफाइन कर दो, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए शायद थीटा की वैल्यू बदल रही है। हाँ क्यों? मैंने x कहाँ से लिया है? हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, सही है वो। तो अब ये इसी को इंटीग्रेट कर दें क्या? d की वैल्यू डालोगे तब इंटीग्रेट हो पाएगा ना। सिग्मा की वैल्यू कितनी आई है, कहाँ गया? q dx बाई 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एल बन जाएगा ये। ठीक है क्या? देखते रहना कहीं मैं गलत ना कर दूं। और इसको मैं ऐसे लिखूं 1 माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। या एक काम करो, जो dx यहाँ लिखा है ना, ये वाला dx यहाँ से हटा करके यहाँ लिख दो तो इंटीग्रेट हो जाएगा ना सीधा। अब चूंकि हर एक एलिमेंट इधर आएगा तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दोगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? वही पुराने जैसा d से d प्लस एल तक। तो ये आया q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एल। अब इसको तो ऐसे ही देंगे ना, इंटीग्रल ऑफ dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x dx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। दोनों में लिमिट आएगा d से d प्लस एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी, अच्छा ये ऐसे रहेगा क्योंकि ये दोनों में है ना मल्टीप्लिकेशन, तो d में e जो आएगा वो q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एल, और ये लिखा जाएगा d प्लस एल माइनस डी, मतलब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ l बचा माइनस। अब ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, इस पार्ट में वापस सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा।
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को फिर से टी स्क्वायर ले लो तो ये बन जाएगा 2x dx इज इक्वल टू, थोड़ा सा ये तेज करो कि मैंने बेसिक नॉर्मल लेक्चर में कराया हुआ है ये 2t dt। तो यहाँ अगर मैं रखूँ अगर इसको तो ये बनेगा अपना t dt इज इक्वल टू टी, क्योंकि टी स्क्वायर का 1/2 टी बन जाएगा, कैंसिल हो गया। ये लिमिट क्या आएगी d से लेकर, ओह सॉरी, तो लिमिट इसके हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी ना। d तो x की लिमिट है तो t की लिमिट क्या बनेगी, √r² प्लस डी स्क्वायर, वही जो पहले बनी थी। तो e जो आया है q/2πε0 r² l, और ये जब लिमिट देखोगे तो dt का इंटीग्रेशन t आएगा, तो अपर लिमिट रखोगे तो r² प्लस ठीक आया समझ में। माइनस प्लस अरे बाप रे, एक हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ ये होगा कैसे, बताओ तो। उनको वो नया आया, उसको कुछ नहीं पता बेचारे को, क्यों परेशान करना है, तुम जानते हो तब भी। हाँ व्हाट्सएप में नहीं है PDF, नहीं, मैं आईपैड में एक बुक्स करके वो होता है, उस बुक्स में है ये। मैं व्हाट्सएप अपना कनेक्ट नहीं करूँगा इसमें। सर इसको मेल पे भेज दो और फिर मेल खोल दो। अरे इतनी देर में तो हम लिख देंगे क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। हाँ लिखा है शोन इन द फिगर, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ai कैप, लिखो व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू ai कैप प्लस bj कैप न्यूटन पर कूलम। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is given by E is equal to ai cap plus bj cap Newton per coulomb is switched on Newton per coulomb is switched on, ब्रैकेट में लिखो where a and b are positive numbers, where a and b are positive numbers। हाँ ज़्यादा सवाल कर ले रहे हैं हम। a and b are positive numbers, ब्रैकेट बंद, the ball attains equilibrium, the ball attains equilibrium making an angle theta with the vertical, making an angle theta with the vertical। Find, पहला सवाल चार्ज ऑन द बॉल, और दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग। नीचे आएगा mg, इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पे चार्ज अगर मैं Q ले लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा QE, इधर क्या आया टेंशन T। अब अगर मैं कंपोनेंट लूं
तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है ना। क्या करना है अपने को, ये जो ई दिया हुआ है इस ई के दो कंपोनेंट ले सकते हैं क्या? अरे वो क्यू ई तो हो गया ना। सर बट आपको ए और बी को टेंशन दिया तो आप ऐसे ले लो ना, क्यू ए इधर ले लो, क्यू बी उधर ले लो। हाँ ठीक है भाई, तो लो ये हो जाएगा क्यू ए इलेक्ट्रिक फील्ड ई अलोंग एक्स, और इधर आ जाएगा ई अलोंग एक्स आया ये ए आई के प्लस बी जाएगा, क्यों कुछ छोड़ दिया है, तो ये ई एट वाई आ जाएगा क्यू बी, ठीक है। तो अब टेंशन के भी कंपोनेंट लो, तो ये कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन थीटा। ये वही सवाल है जो अपन ने इक्विलिब्रियम में किया है, कुछ अलग नहीं है। बस तुम्हें घुमाया कैसे वो देखो, जब एडवांस आएगा तो मैं कॉन्सेप्ट पूरा क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तुम्हें खाली घुमाया कैसे जाता है वही चीज़ यहाँ बताना होता है नया बस। अब ये होगा टी साइन थीटा की वैल्यू ई ए, टी कॉस थीटा की वैल्यू होगा एम जी माइनस क्यू बी, ये क्यू है ना, ऐसे ये कैंसिल हुआ तो tan थीटा इज इक्वल टू क्यू ए एम जी माइनस क्यू बी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बी क्यू निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एम जी tan थीटा माइनस क्यू बी tan थीटा इज इक्वल टू क्यू ए, या एम जी tan थीटा क्यू ए प्लस क्यू बी tan थीटा एम जी tan थीटा बाय ए प्लस बी tan थीटा। कॉट में लाना होगा तो tan थीटा से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, जो आंसर मैच कराना है तो डिवाइड कर दो। अब क्यू मिल गया, तो क्यू को यार किसी भी इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं, पहले वाले में रखो, आसान दिख रहा है। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी tan थीटा बाय ए प्लस बी tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय ए, तो t की वैल्यू, अब इसीलिए उसने यहाँ पे कॉट लिखा था क्योंकि कैलकुलेशन में तुम्हें अच्छा रहेगा, या तुम्हें करना है तो कर सकते हो। ये बन जाएगा एम जी tan थीटा, अब a यहाँ पे साइन थीटा लगा दो, तो ये बन जाएगा a प्लस बी tan थीटा। अब अगर तुम इसको कॉट में लिखे होते तो तुम्हारे लिए वो साइन और कॉस का टर्म बन जाएगा, यानी तो ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं tan से डिवाइड करूँ तो ये बन जाएगा a कॉट थीटा, अब कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन, तो साइन साइन कैंसिल बन गया a कॉस थीटा, और ये b बन गया होता तो b साइन थीटा। सवाल क्या था, पढ़ो जरा, बोलो। ए चुप, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, मतलब ये x जीरो है, हाँ मुझे नहीं आया ना, मुझे नहीं आया, एक्स नॉट और इन्फिनिटी से क्या रहा है, मतलब ये सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया क्या, हाँ। और आगे हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे पूछा है, यही है ना। तो ये वायर कैसा है बच्चों, ओरिजिन मतलब ये वाला पॉइंट ना, तो इस पॉइंट से x नॉट डिस्टेंस पे, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इस पॉइंट पे लिखना है तो सेमी इनफाइनाइट, लेकिन इसको सेमी इनफाइनाइट से सॉल्व नहीं कर पाओगे, वो फार्मूला नहीं लगा पाओगे, तुम्हें इंटीग्रेट ही करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब मैं इंटीग्रेट करने गया तो x पे जाऊं, dx का एलिमेंट लिया, तो dq क्या आएगा इसमें, लैम्डा नॉट x नॉट बाई 2 dx, ये x है 2 नहीं है। आइए चुप रहिए, ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा dq टाइम्स ऑफ e, सही है ना। अच्छा ए चुप, आवाज नहीं,
ये छोटा सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा इस पॉइंट पर, ये तो पॉइंट चार्ज बना दिए तुम। पॉइंट चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, KQ/R²। और कोई भी एलिमेंट लोगे सबका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा K λ0 x0, ये तो कॉमन हो गया, बाहर आ गया, अंदर बचेगा बाय x³। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x0 से इन्फिनिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा K λ0 x0 1/x³ का मतलब -1/x², 1/, x raised to -2 by 2 -3 + 1 अपॉन 3 -3 + 1, तो -2 आएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्या? अरे ऐसे आएगा ना यार। ऐसे आएगा K λ0 x0/2x0², मतलब एक x0 कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज K λ0/2x0। कितने लोग सही थे? पहले सवाल में सब सही हुए, बाद में कैसे सही हो गए? प्रोजेक्टिव के फॉर्म में देखेंगे तो फिर क्या क्या पूछा है तुमसे, क्या दिया था? प्रोजेक्टाइल मास m है, चार्ज अल्फा एंगल पे फेंका गया ना, ऐसे फेंका गया अल्फा एंगल पे u वेलोसिटी से, और कह रहा है सर हाँ टाइम क्या आ रहा है? पता नहीं अरे बता आंसर बोलो। तुम्हें क्या आ रहा है? sin अल्फा बाय g प्लस qe cos बीटा बाय G + QE/m cos बीटा। तो हाँ, अब वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो बीटा एंगल पे है, डाउनवर्ड वर्टिकल में, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, इस तरह से बीटा एंगल पे, करेक्ट ना? तो अब देखो, अगर बीटा एंगल पे है, मैंने एक बार तुम लोगों को प्रोजेक्टाइल में बताया हुआ है, जिनको नहीं पता, जब भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाए ना, आप अगर आप समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस आपकी होगी। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है, आपको थोड़ा डाउट लग रहा है, तो सबसे सिंपल तरीका होता है, एक टेबल बनाइए, एक साइड हॉरिजॉन्टल एक साइड वर्टिकल। इधर आप लिखिए u cos अल्फा, तो इसमें u आ जाएगा u cos अल्फा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, u sin अल्फा, तो वर्टिकल कंपोनेंट आ गया u sin अल्फा। एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना आएगा, x में 0 नहीं, ये इधर जा रहा है e sin बीटा, दिख रहा है, e sin बीटा इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ अगर मैं फोर्स लगा दूंगा तो QE sin बीटा हो जाएगा, और एक्सेलरेशन के लिए m से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x में जो एक्सेलरेशन आया वो QE/m sin बीटा। y में जो एक्सेलरेशन आएगा, y में एक तो mg लग ही रहा है पहले से, प्लस QE cos बीटा हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन आएगा QE/m cos बीटा प्लस g। ठीक है, रेंज पूछा है तो रेंज तो हॉरिजॉन्टल में आता है, सही बात है। और यहाँ पे s मैक्स हाइट h पे जाओगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। रेंज निकालना है, t/2 टाइम में वेलोसिटी 0 होगी और t टाइम में रेंज आएगा। तो अब देखो, तुम्हें एक चीज़ और ट्रिक बता रहा हूँ, अगर तुम फार्मूला नहीं, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लग पा रहा है तब के लिए, हालांकि 2u sin थीटा या 2 वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन a इफेक्टिव कर दोगे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम। अगर तुम भूल गए तो ये लगा दिया करो, VHV TRH 1 2 3, V for vertical, T for time of flight, 1 for first equation of motion, H for horizontal, R for range, second equation of motion, V for vertical, H for max height, third equation of motion। तो अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लो वर्टिकल में, तो मैं अलोंग वर्टिकल
मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ क्योंकि कई बार ये वेरिएबल आएगा तो तुम्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे इस सवाल में रेंज का फार्मूला काम नहीं कर पाएगा, तो तुम्हें ये तरीका पता है तो कर पाओगे। तो वर्टिकल में जाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करो, आवाज नहीं, u साइन अल्फा माइनस ए वाई कितना है, देखो पार्टिकल जा तो ऊपर रहा है, एक्सप्रेशन नीचे की तरफ है, कितना है क्यू ई बाई एम कॉस बीटा प्लस जी इंटू टी बाई टू। तो यहाँ से t की वैल्यू 2u साइन अल्फा बाई क्यू ई बाई एम कॉस बीटा प्लस जी। टाइम आ गया। रेंज के लिए क्या करना है, हॉरिजॉन्टल में जाना चाहिए अपने को। अब तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन ही तुम्हारा सहारा है इसमें, क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया है, इसलिए मैंने कहा कि तरीका याद रखो, तुम कभी नहीं फंसोगे। तो s की वैल्यू r और यह आएगा u cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम कितना आया है 2u साइन अल्फा बाई क्यू ई बाई एम कॉस बीटा प्लस जी प्लस हाफ x में a कितना आया है क्यू ई बाई एम साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर मतलब क्यू ई बाई एम कॉस बीटा, नहीं t की वैल्यू कितनी है 2u साइन अल्फा बाई क्यू ई बाई एम कॉस बीटा प्लस जी टू द होल स्क्वायर। आवाज नहीं। अब यार इसको ना तुम्हें कैलकुलेशन वाइज सॉल्व करना पड़ेगा। मैं मान रहा हूँ ये टफ है, क्या है बोलना, आधे पे रोक दिया फिर क्या कर लो। इससे बेटर जी फैक्टर लेकर करना। एक थप्पड़ मारूंगा अभी, कैसे कर पाओगे जी फैक्टर लेकर? ऐसे लग रहा है कि एक्सीलरेशन एक जी लग रहा है, तो जी फैक्टर तो वही तो किया है, थोड़ी ना लेके कर पाओगे तुम। रेंज कैसे निकाल पाओगे उससे? जो sin थीटा बाय जी तो sin 2 थीटा बाय मैं जब तुम्हें बता रहा हूँ नहीं लगता, नहीं लग पाएगा वो, फॉर्मूला नहीं लगता। नहीं। मैं उर्दू बोला अभी तक, वही चीज मैं 4 बार बोला कि नहीं लगा सकते। बीच में रोके मैं कहता अच्छा चलो, गाड़ी है क्या कि रोको 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 बैठ गया चलो। बोला करो तो पूरा पूछ लिया करो। कुछ कॉमन वीमन दिख रहा है तुम्हें? मुझे दिख रहा है 2u स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, साइन अल्फा कॉमन दिख रहा है। नहीं बस इतना ही दिख रहा है ना, तो अंदर क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? साइन अल्फा नहीं कॉस अल्फा, 2 नहीं खाली कॉस अल्फा बचेगा। और यहाँ जब ये 4 होगा, एक 2 बाहर लिया तो 2 मर गए, 2 मर गए अगर, तो ये बचा क्यू ई बाई एम साइन बीटा, और यहाँ ये यू स्क्वायर भी बाहर आ गया है साइन अल्फा अपॉन, अब ये 2 बार आएगा तो 1 बार तो यहाँ बचेगा। ठीक है क्या? देखो एक जुगाड़ लग सकता है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करके क्यू ई बाई एम कॉमन निकाल सकते हो बाहर, तो ऊपर बन जाएगा साइन ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कैलकुलेशन वाइज टफ है ये, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन सवाल भी करना पड़ेगा। अब क्या करूं अगर ये टफ है सवाल? अरे यार कैसे होगा? देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, खैर अब मेरा काम नहीं है, ये मैथ्स का काम है, लेकिन तब भी मैं कर देता हूँ। मैथ्स मुझे आती नहीं है। यहाँ तक आ गया तो मेरा काम, हाँ थोड़ा थोड़ा आता है, हाँ तो कितना साल हो गया? साइन बीटा साइन अल्फा, और ये बाहर आ जाएगा, पूरा स्क्वायर बन जाएगा। किन दिनों को? QE और QE बाय हाँ उसको कॉमन लेके अच्छा
आगे का स्टेप बता रहा है ना, बोल ना भाई, मुझे लग रहा है मैं गलत लिख दिया। अब आगे क्या, अब तुम लोग मैथ्स करो यार, एक लाइन और करके छोड़ दे रहा हूं। इन दोनों को भी बाहर ले लिया तो ये बन जाएगा 2QE बाई M U स्क्वायर साइन अल्फा QE बाई M, या एक काम करो ना, इस M को अंदर भेज दो, तो QE कॉस बीटा प्लस mg का होल स्क्वायर, और यहां बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इन दोनों को एक साथ रख लो, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस जी कॉस अल्फा, ये तुम्हारी रेंज है। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर तुम्हारा मन है, लेकिन छोड़ दो। इसका आंसर दिया इन्होंने अल्फा 1। तो गलत आया ना, 4/3। अब आओ, जिनको नहीं आया वो क्वेश्चन देखो, कह रहा है 2 balls of charge Q1 and Q2 initially have same velocities and same direction। दो बॉल है, उनका चार्ज है, एक पे Q1 है और एक पे Q2 है, दोनों सेम वेलोसिटी से ऐसे फेंके गए, मान लो V0 से, तो ये भी V0 से, ये थीटा एंगल पे फेंका गया तो ये भी थीटा एंगल पे, तभी डायरेक्शन दोनों की सेम हो पाएगी। फिर कह रहा है आफ्टर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बीन अप्लाइड फॉर सर्टेन टाइम इंटरवल, डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट बॉल चेंजेस बाय 60 डिग्री। मतलब वो कह रहा है कि अगर ये V0 था पहले, तो यहाँ से 60 डिग्री डायरेक्शन चेंज हो गया पहले बॉल का, चेंजेस बाय 60 डिग्री, एंड द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, और ये वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, V0/2। ठीक है, द वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल चेंजेस देयर बाय 90 डिग्री। पहले ये ऐसा था तो अब ऐसे हो गया। इसको हमने ऐसे क्यों नहीं माना, होरिजॉन्टल? ऐसे दोनों की डायरेक्शन सेम रखा है तो हॉरिजॉन्टल कैसे मानोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है तो इसको भी हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा ना, इसको हॉरिजॉन्टल मांगोगे तो दोनों को नहीं तो मान लो, क्या फर्क पड़ेगा, बात एक ही है ना, कुछ भी मान सकते हो। चेंजेस बाय दिस, अब तुमको पूछा है उसने द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ सेकेंड बॉल इफ इट इज इक्वल टू अल्फा 1 फॉर द फर्स्ट बॉल। Q1/M1, मान लो ये 1 कौन सा, ये है ना, वो कह रहा है Q2/M2 जो है वो है, नहीं क्या बोला उसने, कहा गया, इफ इट इज इक्वल टू अल्फा 1 फॉर द फर्स्ट बॉल, तो फर्स्ट बॉल कितना, M1 Q1/M1 अल्फा टाइम्स ऑफ Q1/M1 है। मतलब वो कह रहा है Q2/M2 जो है इट इज अल्फा टाइम्स ऑफ Q1/M1, सॉरी, ये तुम्हें दिया है। एक बात बताओ, मैं करा देता हूँ, यहाँ देख लो, यहाँ झटके में एक फोर्स लगाया तो मैं इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम लगा दूँ। समझो, ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है खाली अपनी लैंग्वेज की वजह से। उसने क्या बोला है सवाल में, तुम उससे कर रहे हो, बार बार तुम डायरेक्शन को अचीव कराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली ये है कि बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। उसने एक वर्ड वहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड, स्विच ऑफ कर दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड को। पढ़ना कहाँ पे लिखा है, हाँ, मतलब थोड़े टाइम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फिर हटा लिया गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हट जाएगा, जो डायरेक्शन मिल गया वो मिल गया। अब फोर्स थोड़ी है कि वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन होना तो चाहिए ना, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो डेल्टा टी कोई भी टाइम ले लो ना, तो उसमें इम्पल्स लगा, मोमेंट, हाँ लगा सकते हो ना,
मैं मेरी मर्जी ना, मैं एजम्पशंस ले लेता हूँ। सर्टेन टाइम तो तुम्हें बताया नहीं कि वो टाइम कितना होगा, तो मैं छोटा मान लेता हूँ। क्यों बड़ा ही मानूँ मैं? अगर एजम्पशंस पे ही बात करनी है तो मैं छोटा ही मानूंगा, तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। दोनों के लिए लगाओ। पहले के लिए अगर मैं इम्पल्स लिखता हूँ, कितने एंगल पे माना है मैंने? थीटा पे। यार एक काम कर लेता हूँ मैं, मुझे इम्पल्स लिखने के लिए चाहिए क्या होता है? F इंटू डेल्टा टी, बेसिकली डी टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, यही चाहिए होता है ना। अब फोर्स क्या होगा इसमें? पहले वाले पार्टिकल के लिए मैं अलग अलग पार्टिकल को अलग अलग बना के दिखाता हूँ। पहले वाले पार्टिकल को कुछ बताया नहीं है किधर है, तो ऐसे मान लो, चलो यही मान लेते हैं क्योंकि इस पे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है ये सॉल्व करना। M1 और Q1 ऐसे है, बाद में ये Q1 जो है वो चेंज कर लिया, कितने एंगल पे चला गया? 60 पे। पहले V0 वेलोसिटी है तो अभी कितनी हो गई? दिया हुआ है ना V0 वेलोसिटी उसमें, तो इम्पल्स की जो वैल्यू आएगी, अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चेंज हो रहा है, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है और y कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है, तभी तो ऐसे गया ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x में रहा होगा, y में कि दोनों में? तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, दिया नहीं है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लो आई कैप जे कैप दोनों में है, तो जो इम्पल्स लिखोगे वो फोर्स इंटू डेल्टा टी लिखोगे। तो फोर्स क्या होगा? Q1 ई एक्स आई कैप Q1 ई वाई जे कैप मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एम। अब ये V0/2 है फाइनल सिचुएशन में, तो V0/2 cos 60 आई कैप प्लस V0/2 sin 60 जे कैप, करेक्ट? अरे फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है मेरे केस में? वो है V1 V0 आई कैप मेरे केस में। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे ही दूसरे के लिए वो क्या कह रहा है? जो सेकेंड वाला पार्टिकल है, जो M2 और Q2 है, M2 और Q2 वो ऐसे घूम गया है। ये V0 है, ये वेलोसिटी कुछ बताया है कितने से घूमा है? कहाँ गया सवाल? 90 डिग्री खाली बोला है ना, कितना होगा ये नहीं बोला है ना। ठीक है, तो नहीं बोला है तो 90 पे मान लो वो V से जा रहा है। अरे घूम गया, जब फील्ड ही नहीं है तो जीरो करेगा कौन? तुझे फोर्स कोई चाहिए ना जीरो करने के लिए, फोर्स लग ही नहीं रहा है। क्यों? अरे तो चेंज क्यों होगा? वो लगाया इधर जाना था, अब इधर घूम गया, तो मतलब इधर जाने लगा ना। अब जब कुछ नहीं दिया है तो जीरो कैलकुलेशन से आएगा ना, जबरदस्ती जीरो नहीं लग सकते। फोर्स तुमने लगाया, चेंज किया। अच्छा मतलब मैं बोलूँ इम्पल्स लगाया मैंने, झटके में तू इधर जा रहा है, झटके में एक फोर्स लगाया इधर जाने लगा, तो इधर तुम करके रुक थोड़ी जाएगा, इधर जा भी तो सकता है ना। तो वो वाली कंडीशन है ये। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ आएगा Q2 ई एक्स आई कैप Q2 ई वाई जे कैप, ठीक है, इंटू डेल्टा टी M2 V cos 90 आई कैप, जो कि 0 हो जाएगा। ठीक है क्या फाइनल मोमेंटम? या मैं सीधा सीधा लिख दूं ना यार, V जे कैप में क्यों लिख रहा हूँ ये सब? क्योंकि वो 90 पे हो गया तो यही लिखेंगे ना, M2 V जे कैप माइनस M2 V0। दो इक्वेशन बन गया। Q2/M2 पूछा है, तो एक काम कर लो, यहां से अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ ना, मुझे Q1/M1 की वैल्यू आ जाएगी।
इन टर्म्स ऑफ ई। यहाँ इसको सॉल्व कर लिया तो Q2 बाई M2 की वैल्यू आएगी। तो Q दोनों को कंपेयर करेंगे जब Q1 बाई M1 और Q2 बाई M2 को, तो सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ आएगा, वही कांस्टेंट तुम्हारा अल्फा है। जितना कांस्टेंट बन रहा है वो सब अल्फा है, जो नंबर बचेगा वही पूछा है वो तुमसे। आगे सॉल्व करो, इन दोनों को कंपेयर करना है। यहाँ से Q1 बाई M1 निकालो, Q2 बाई M2 निकालो। चलो करो, तुम्हारा काम है। अरे पहले पहला तो कर ले, बाकी लोगों को भी करने दे। दूसरा सवाल क्या है? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि इसकी पहले V0 वेलोसिटी से तो किस वेलोसिटी से चेंज हुआ, जैसे वो आधा हो गया वैसे ये कितना हुआ होगा। ट्राई करो 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 करो, बैठो मत, इसके आगे तुम्हें सॉल्व करना है। हाँ कुछ भी क्यों किया? अरे इसमें कुछ भी अब करना ही नहीं है ना। हाँ मुझे भी दो आ रही हैं। हाँ ठीक है, जो तुम्हें लग रहा हो तुम उससे कर लो, मुझे आंसर से मतलब है, दैट्स इट। अब ये सवाल अगर तुम आगे करने जाओगे, देखो इस सवाल को आगे कैसे कर सकते हैं। मैं दोनों साइड ना x और x वाले कंपोनेंट को कंपेयर कर लेता हूँ। तो मैं इक्वेशन 1 में अगर x और x को कंपेयर करूँ तो क्या यहाँ से मुझे मिलेगा कि Q1 की जो वैल्यू है इट इज़ M1। ये देखो ये कितना आएगा V0 बाई 4, और ये कितना आएगा MV0 माइनस में। तो M1 V0 बाई 4 माइनस M1 V0, तो माइनस 3M1 V0 बाई 4, तो ये आएगा माइनस 3M1 V0 बाई 4। ऐसे ही और y वाला कंपोनेंट लिखोगे तो Q1 हाँ तुम्हें लिखना तो डेल्टा टी लिख सकते हो, बाद में डेल्टा टी दोनों में सेम है तो कैंसिल आउट ही होता हुआ रहेगा। तो ये क्या आएगा, वाला कंपोनेंट आएगा कितना आएगा बोलो, √3/4 V0। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन 2 में अगर अपन जाते हैं तो इक्वेशन 2 से Q2 डेल्टा टी की जो वैल्यू आ रही है इट इज -M2 V0, और Q2 डेल्टा टी की जो वैल्यू आ रही है इट इज M2 V। मुझे Q1 बाय M1 चाहिए ना, तो इस वाले फार्मूले से एक और इस वाले फार्मूले से, हाँ तो मैंने कब बोला नहीं आएगा रे? बोला था आपको, तभी आपने बोला ऐसा कुछ नहीं आया। बोला था आप करो फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करो। तुम्हें चाहिए तो नाम दे दो, इसको 3 इसको 4, क्या फर्क पड़ता है ऐसे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 5, बस 3 और 5 को एक साथ ले लिया। अगर मैंने Q1 बाई M1 के टर्म्स में आंसर चाहिए ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, Q1 डेल्टा टी बाई M1 अपॉन Q2 डेल्टा टी बाई M2। डेल्टा टी कैंसिल हो गया, इट इज इक्वल टू माइनस माइनस दोनों में हट जाएगा, ये बन जाएगा 3/4 V0। तो यहाँ से Q2 बाई M2 की जो वैल्यू आ रही है अपने को, V0 भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। V0 की जो वैल्यू है Q2 बाई M2 की वैल्यू है 4/3 Q1 बाई M1, और Q1 बाई M1 को तुम्हें अल्फा बोल रहा है तो 4/3 टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक है, दूसरा सवाल वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। अब सिमिलरली तुम 4th और 6th को कंपेयर कर दो।
रुद्राक्ष ने भी एक तरीका दिया जो इस बुक में भी दिया है। सर मैंने शायद से उसके साथ चल किया, मतलब उसको जो एंगल के टर्म में किया ना, मैंने भी वैसे ही किया। हाँ ठीक है, तो अगर रुद्राक्ष ने किया तूने भी वही किया, दोनों ने जो किया है वो क्या है वो देखो। वो तरीका ये है कि ये लिख लिया तुमने, लिख लो। ये तो सिंपल है, ये बेसिक लॉजिक यही है बेसिकली, क्योंकि उन्होंने हटा लिया तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम किया। अब चूंकि हुआ क्या, इसमें तुम्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, इसलिए तुम्हारा वो मेथड काम कर गया। नॉन यूनिफॉर्म देगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये मेथड काम नहीं करेगा, तब आपको यही मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। मोबाइल चला रहा है क्या तू? मोबाइल चला रहा है क्या? हाँ क्या कर रहा है? बहुत ध्यान से मेडिटेशन कर रहा था क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है दूसरा मेथड, लेकिन वो तभी, जो दूसरा मेथड है वो तभी वैलिड होगा, मैं करवा दे रहा हूँ उससे भी, लेकिन वो दूसरा मेथड तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो वो मेथड काम नहीं करेगा। अब जैसे वो क्या कह रहा है कि पहले मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था और पहले केस में भी चेंज कितने पे हुआ है, 60 डिग्री पे चेंज हो गया है। अगर ये 60 डिग्री पे चेंज हुआ तो ये जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है, v0/2। तो इसका पहले इधर कितना था, मान लो v0 था। इनिशियल केस में क्या था, इनिशियल ये था v0 था। अब ये v0/2 का ये कंपोनेंट कितना हो गया, तो ये हो जाएगा cos थीटा ना, v0 cos थीटा मतलब v0/4, और ये कितना आया v0/4√3। अब अगर ये v0 है, ये v0/4 है, तो क्या x डायरेक्शन में वेलोसिटी कम हो रही है? यूनिफॉर्म है तभी ये कर पाओगे काम, फिर बता रहा हूं मैं। x डायरेक्शन में वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो इधर आया होगा, क्योंकि यही इलेक्ट्रिक फोर्स दे रहा होगा। दूसरा मतलब QE लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, 1 के लिख दो तो Q1 दिया है ना उसने, और इधर एक आ जाएगा Q2 E2। ठीक है। अब क्योंकि बोला है एक टाइम तो कांस्टेंट दे रखा है, टाइम क्या दिया है कांस्टेंट, अल्टीमेटली इक्वेशन कुछ वैसे ही बनेंगे जैसे वहां बन रहे थे इक्वेशन। ठीक है। अब इसके लिए तो इक्वेशन बना लो x एक्सिस में और y एक्सिस में टाइम t के साथ। ए सुन ले, x और y एक्सिस में टाइम t के साथ यहाँ इक्वेशन बना लो। ऐसे ही दूसरा जो Q2 M2 वाला है उसके लिए इक्वेशन बना लो। हाँ वहाँ इक्वेशन बना लो, दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों के x x को कंपेयर कर दो, y को आएगा वैसा ही इक्वेशन। लेकिन उसको कराने पे एक फायदा ये होता है कि तुम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, और ये तभी कर पाओगे जब नॉन यूनिफॉर्म जब यूनिफॉर्म हो। हाँ तब फंस जाओगे, तब इक्वेशन ऑफ मोशन जो इसके बाद लगाने वाले हो लगेगा ही नहीं ना, इम्पल्स से ही करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर वाले इसमें से इसके लिए मतलब मैंने ट्राई किया था परपेंडिकुलर वाले बट फिर मेरे को अभी समझा कि वो क्यों नहीं आ रहा। समझा? आंसर v0 ही आ रहा है। हाँ बट अब समझा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो मैंने हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट को लिया था, करेक्ट। वर्टिकल वाले को नहीं। एक और सवाल है, ये समझाना क्या करना है, थोड़ा टफ सवाल हो गया लेकिन अब इतना तो टफ करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा। एक और सवाल है, यहाँ ऐसे एक इलेक्ट्रिक डाइ इन फिगर शोन इलेक्ट्रिक डाइपोल लाइज एट डिस्टेंस x। ओके, ये एक रिंग है, रिंग का इन फिगर मत लिखो, ये सवाल लिख रहा हूँ वही समझो। एक रिंग है जिसमें चार्ज Q दिया है, जिसका रेडियस R है, और ये Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ एक डाइपोल एग्जिस्ट करता है, जिसके इस पॉइंट पे मास Q और चार्ज M है, इस पॉइंट पे भी मास M है और चार्ज प्लस Q है।
ये कॉमा है और ये सेपरेशन इनके बीच का दिया है 2a। क्या दिया है सेपरेशन? 2a। और ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसके सेंटर से इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया है x। ठीक है, आपको पूछा है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। फील्ड में जो तो कराया उससे कुछ तुम्हें फायदा मिल रहा, समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन वाले भी करवाए, बिना इंटीग्रेशन के भी करवाए, तुमने सीखा सब कुछ वही है, बट कैलकुलेशन वाइज टफ हो जाएगा और थोड़ा कॉन्सेप्ट घुमा के ट्विस्ट कर देंगे तो क्या बन जाता है, वो एडवांस बन जाता है, लंबे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। दूसरा सवाल है व्हाट इज द नेट वर्क डन वर्क डन के लिए वो लोग नहीं पढ़े हैं, क्या बोलते हैं मलाड वाले, तो तुम लोग कर देना। मलाड वाले उसको क्वेश्चन लिख के छोड़ देंगे। माइनस पी डॉट ई होता है वर्क डन, तो डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यू होता है माइनस पी डॉट ई या पी कॉस थीटा। तो जानते रहो आगे। रिंग जो है वो स्ट्रेट नहीं है, तो टेढ़ी है ना, स्ट्रेट है। टेढ़ी रिंग कैसी होगी? मतलब ऐसा ऐसा जैसा बनाया ऐसा ही दिया है उसने। हाँ, व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू 180 डिग्री। क्वेश्चन लिख लेने तो बोलो मत अभी। The dipole is slightly rotated about its equilibrium आप देखोगे तो ऐसे मैंने कांस्टेंट वाले सवाल आपको क्लास में करवा दिए हैं टाइम पीरियड वाले, लेकिन अब उसमें वेरिएबल चार्ज नहीं था, पॉइंट पे डाइपोल की वजह से पॉइंट पे पूछा था, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। अब ये सब कैसे सवाल हो गए? इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ, मतलब कंटिन्यूस चार्ज के साथ, तो कंटिन्यूस साथ कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसलिए वहां नहीं करवाया। इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, करो करो करो। Assume that dipole is linearly करो करो। क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये रिंग है, रिंग पे चार्ज क्यू दिया है, रेडियस आर दिया है, रिंग के सेंटर से डाइपोल के सेंटर का डिस्टेंस x है, डाइपोल पर मास m चार्ज q है, डाइपोल की लेंथ है 2 है। आपको ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जाओ करो, मैं 1 मिनट में आया। अरे अब भी तो बताया भाई, कितनी बार। अरे नहीं नहीं तो अपने लैंग्वेज में लिख लो ना, अभी क्या इसमें क्वेश्चन बोल दूं मैं? रिंग है, चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, सब कुछ डायग्राम बना हुआ है, यही डायग्राम ही क्वेश्चन है। रिंग है, रिंग पे चार्ज क्यू, रेडियस आर, एक्स डिस्टेंस पे डाइपोल का सेंटर है, वही दिख रहा है, वही पूछते हैं क्वेश्चन में। इसलिए उसके चक्कर में ऐसे टॉपिक जिनमें शॉर्ट मार्क्स है वो तो मत गायब कर दो। ये सवाल आया QR/2 आई पाई नहीं आ रहा है, 2QR/पाई।
इधर देखो, ये रिंग दिया है, ऐसे यहाँ इस पूरे पर कैसा चार्ज बटा है, प्लस क्यू, सेंटर पे रखा है माइनस क्यू, ये डिस्टेंस है यार। बेटा ये कैसा है, क्या ये तुम्हारा वो है डिस्ट्रीब्यूटेड मास है? इसको पहले तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉइंट मास में। तो पॉइंट मास में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? पॉइंट मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या मैं ऐसे थीटा पे जाके ये डी थीटा का एलिमेंट ले लूँगा तो ये आर डी थीटा बन जाएगा, और यहाँ डी क्यू कितना आएगा, क्यू बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। आर ने आर को मार दिया, क्यू बाई पाई, अब ये प्लस डी क्यू बन गया। ये माइनस क्यू है तो यहाँ तो डी क्यू के बहुत सारे चार्ज है, एक डी क्यू मैंने यहाँ से अलग कर लिया, तो ये प्लस डी क्यू और माइनस डी क्यू मिलके क्या बना दिए, एक डाइपोल। अब ये जो डाइपोल बना रहे होंगे ये हमारा ऐसे, यहाँ पे प्लस डी क्यू है, यहाँ पे माइनस डी क्यू, तो डाइपोल मोमेंट इधर आया। इस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, छोटा सा डाइपोल मोमेंट आएगा dp, क्या इसकी वैल्यू होगी dq टाइम्स ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम विच इज r, मतलब q बाई पाई आर डी थीटा। अब समझो, ये dq आप देख रहे हो, क्या एलिमेंट चेंज करने पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बदलेगी? तो आप बोलोगे कि ऐसे है ना, क्यों ना एक एलिमेंट मैं इधर भी ले लूँ थीटा पे जाके, ये वाला एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे, तो ये भी हमारा प्लस डी क्यू, इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ एक और माइनस डी क्यू आ जाएगा। तो ये वाला जो डी क्यू आया, इसके लिए डाइपोल मोमेंट इधर आया, डायरेक्शन तो बदल गई ना, डायरेक्शन बदल गई तो क्या करोगे, इनके कंपोनेंट्स लोगे, ये आएगा डी पी कॉस थीटा, ये भी आ जाएगा डी पी कॉस थीटा। क्या ये मर जाएंगे दोनों? तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2dp साइन थीटा। देयरफॉर पी नेट जो लिखा गया वो आएगा इंटीग्रल ऑफ 2dp साइन थीटा। तो अब 2dp साइन थीटा मतलब पी नेट, 2 बाहर आ गया, dp की वैल्यू है qr बाई पाई डी थीटा इंटू साइन थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई बाई 2। पाई बाई 2 क्यों? क्योंकि दो एलिमेंट ले रहे हो, जब एक एलिमेंट एक साइड लोगे करेस्पॉन्डिंग दूसरे में ले ही रहे हो, तो ये 2qr बाई पाई माइनस कॉस थीटा 0 से पाई बाई 2, तो कॉस 0 1 होता है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो आंसर आ जाएगा 2qr बाई पाई नेट डाइपोल मोमेंट। तो ऐसे भी डाइपोल बनाए जाते हैं। जेईई मेंस में एक सवाल आया था, एक क्वार्टर सर्कल दिया हुआ था, उसके ऐसा एक सर्कुलर आर्क दिया हुआ है, ये घर से आप ट्राई कर लेना। ये 60 डिग्री दिया है सर्कुलर आर्क, और आगे 30 पर लैम्डा कूलम पर मीटर है, इधर है माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। सेंटर आपको ये बताना है कि इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, ये रेडियस आर है, आधे पे प्लस है आधे पे माइनस। ये आप करके आइए, अगले लेक्चर में भी इलेक्ट्रो चलेगा, जब तक इलेक्ट्रो में पढ़ाता रहूँगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ करवाया करूँगा।